पढ़ रहे हैं महापुरुषों के जीवन के बारे में। तो आज के हमारा जो महापुरुष हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। तो जान लेते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, और इनसे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेते हैं। वैसे तो हर एक महापुरुष का एक जीवन होता है और वो जीवन जो है किसी न किसी का आदर्श ज़रूर रहता है। तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है, इनके जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे और इनकी जो कार्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों और कार्यों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये बहुत ही प्रिय नेता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कोटेशन कहे थे, कुछ पंक्तियाँ कही थी। उन पंक्तियों को पहले समझ लेते हैं। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान जो है, कोई भी इंसान अगर पृथ्वी पर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके पास प्रतिभा नहीं रहती है। तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो कह तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो उसको जो है लोग अक्सर क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसे करना नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो नहीं आता था उसे करने की पूरी कोशिश की और उसके लिए परिश्रम भी किया। अगली पंक्ति है, दिया गया है, जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहे और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि जैसे शंका या संदेह उठते रहे और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। यानी कि जब जब कोई समस्या आती है, कोई शंका होता है, कोई संदेह होता है, तो उसको जो है उसमें उलझना नहीं चाहिए इंसान को, बल्कि क्या करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि हमें समाधान का प्रयास का क्रम चलता रहे। फिर आगे कहते हैं, हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब तक इंसान संघर्ष नहीं करेगा और संघर्ष के माध्यम से जो है किसी भी संघर्ष का समाधान नहीं करेगा, तब तक वो जो है एक जगह स्थिर रहता है, मतलब कि उसकी प्रगति नहीं होती है। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, संघर्ष और समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे है, श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। ये तो एकदम सत्य बात है। आज का समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहे हैं, लोग अत्याधुनिक हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो मानवता है, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र जी की ये जो है कुछ प्रमुख पंक्तियाँ थी और जिन्हें हम लोगों ने समझ लिया है। फिर आगे देखते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीज़न में ब्रिटिश भारत में हुआ था। उस समय ब्रिटिश का शासन था। और इनकी राष्ट्रीयता, जब भारत में पैदा हुए तो भारतीय रहेगा। शिक्षा इनका क्या था, BA ऑनर्स तक किए थे। और शिक्षा प्राप्त की पदवी क्या थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और पदवी इनको क्या मिली थी, अध्यक्ष की पदवी मिली थी। कहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 में जो हुआ था। और सुप्रीम कमांडर आज़ाद हिंद फौज में इनको पदवी मिली थी। और प्रसिद्धि का कारण क्या था कि इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता के रूप में ये सामने आए थे। और राजनीतिक पार्टी इनकी कौन सी थी, पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े थे। उसके बाद फिर कब जुड़े थे, 1921 से 1940 तक। और उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है ये शामिल हो गए थे 1939 से लेकर के 1940 तक। और इनकी जो जीवन साथी थी, यानी कि इनकी पत्नी कह सकते हैं, वो एमिली शेकल थी। 1937 में इनका विवाह हुआ था, किंतु जनता को 1993 में इसका पता चला। यानी कि इन्होंने शादी तो की लेकिन लोगों को बताया तक नहीं। ठीक। और इनके बच्ची कौन है, तो इस समय एक ही बच्ची है जिनका नाम है अनीता बोस फॉक। और संबंधी इनके कौन थे, शरद चंद्र बोस जो कि कौन थे, भाई थे। और फिर शिशिर कुमार बोस जो कि क्या थे, भतीजा थे। आगे देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी बोस और मां का नाम प्रभावती देवी था।
जानकी बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। आगे देख लेते हैं, प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर की कितनी संतानें थी? 14 संतानें थी, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस की जो है उनकी जो 9वीं संतान, ठीक है, सुभाष उनमें से यानी कि उन 14 संतानों में से कौन से क्रम के थे? 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। और अपने सभी भाइयों में सुभाष को सबसे अधिक लगाव किससे था? शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी के दूसरे बेटे थे और सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। और शरद बाबू की पत्नी का नाम क्या था? विभावती था। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे देख लेते हैं, कटक के प्रोटेस्ट स्कूल से इन्होंने प्राइमरी की शिक्षा पूर्ण की और कब की थी? 1919 में। और उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया था, ठीक। और कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव जो थे, ठीक है, बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद जो थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनके साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। और 1915, ठीक है, 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया, ओके। और 1916 में वे दर्शन शास्त्र यानी कि ऑनर्स में बीए के छात्र थे। और इसके साथ साथ किसी भी बात पर प्रेसिडेंट कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया और सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंट कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। और 49वें बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्हें परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। और किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने की कह रहा था। और खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालियन रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर क्या हुआ, अब आगे देख लेते हैं। जब रंगरूट में इन्होंने प्रवेश पाया तो फिर इनको ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की जो परीक्षा दिए थे ये, ठीक है, जो 19 परीक्षा दिए थे, तो क्या हुआ था कि उनमें कम नंबर आए थे इनके, ठीक है, बीए की जो पेपर दिए थे उनमें कम नंबर इंटर की परीक्षा में कम नंबर आए थे। तो ये इनको टेंशन था कि कहीं बीए के पेपर देंगे तो उसमें भी कम नंबर ना आ जाए, और इसलिए उन्होंने खूब मन लगा कर पढ़ाई की। और फिर क्या, 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा इन्होंने किस श्रेणी में पास की? प्रथम श्रेणी में पास की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका कौन सा स्थान था? दूसरा था। और इस तरह से ये काफ़ी मेधावी छात्र भी रहे अपने समय में। फिर क्या हुआ, पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष ICS बने और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ICS क्या होता है, ठीक है। तो ICS के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि भारत में सिविल सेवा का जो जन्मदाता था, ठीक है, ICS का जो जन्मदाता था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और 1863 में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा भारत में किसने पास की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। फिर 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS में चौथा रैंक यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने 1921 में त्यागपत्र दे दिया। तो चलिए इसको और डिटेल से देख लेते हैं कि 1919 को इंग्लैंड चले गए तो परीक्षा तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किर्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश तो मिल गया और उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए ICS की परीक्षा पास कर ली। और ICS बनकर वह अंग्रेज की गुलामी तो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक पक्के भारतीय थे और वो नहीं चाहते थे कि वो एक अंग्रेजों के अधीन होकर के भारतीयों के खिलाफ काम करे, ठीक है। तो 22 अप्रैल 1921 को भारत
जिसमें जो कौन थे, E.S. मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, को ICS से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपॉड ऑनर्स की डिग्री के साथ कहाँ लौट आए, अपने देश, ठीक है, यानी कि स्वदेश लौट आए। अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ। अब भारत तो वापस आ गए, ठीक है। आने पर वे सर्वप्रथम कहाँ गए, मुंबई गए, ठीक है, कहाँ गए, मुंबई गए। और मुंबई जाने के बाद वो क्या किए, वहाँ पर महात्मा गांधी से मिले। और मुंबई में गांधी जी उस समय कहाँ रह रहे थे, मणि भवन में निवास कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच जो है पहली मुलाकात हुई थी, यानी कि दोनों के दोनों नेता आमने सामने वहीं पे मिले थे। और गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो है कोलकाता आकर के दास बाबू से मिले, ठीक है। और अंग्रेज सरकार का विरोध करने के कारण करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता। और दास बाबू कोलकाता के महापौर यानी कि मेयर बन गए। और उन्होंने सुभाष चंद्र को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। फिर आगे क्या हुआ, अब 26 जनवरी 1931 की बात है, ठीक है। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर के सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को रिहा नहीं किया, यानी कि उन्हें आज़ाद नहीं किया। तो आगे क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। अपने सार्वजनिक, अच्छा ये जो है जब गांधी जी ने इनको वापस इनको तो छुड़ा लिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़ाया। तो भगत सिंह को जब नहीं छुड़ाया गया तो सुभाष चंद्र जी जो है इस पे काफ़ी नाराज़ भी हुए, ठीक है। और सुभाष चंद्र चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ फिर बातचीत करें, ठीक है। और अगर वो भगत सिंह को नहीं छोड़ते हैं तो उस समझौते को तोड़ दें। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे और अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही। और भगत सिंह को जो है और उनके साथियों को क्या कर दिए, फांसी की सज़ा दे दिए, और यानी कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। और भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के तरीकों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ था, यानी कि वो लगभग 11 बार जेल गए थे। और सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था, यानी कि उनको कारावास हुई थी। और फिर जो है सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज्वलंत क्रांतिकारी से संबंध रखते थे और इसी के कारण जो है अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल तक क्या किया, निश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। और मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें तपेदिक हो गया। जेल अधिकारियों को लगा कि अगर ये जेल में ही बंद रहेंगे और यहाँ पर मारे जाएंगे तो ये उतने जब तक जिंदा रहेंगे तो उतने खतरनाक नहीं होंगे जितना ये मरने के बाद हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने उन्हें क्या किया, रिहा कर दिया। कब, उनके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है कहाँ चलेगा, डलहौजी, ठीक है। डलहौजी सुभाष चंद्र बोस के लिए डलहौजी जाने के लिए एवं चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। यानी कि वो जेल में तो बंद कर दिए थे लेकिन तबीयत खराब होने के बाद जो है वो वहीं पर थे, ठीक है। और अंग्रेज चाहते थे ये कहीं चले जाए अपनी दवा करवाने, यानी कि विदेश चले जाए, लेकिन ये नहीं माने। लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण फिर वो कहाँ चले गए, यूरोप में चले गए, ठीक है। और यूरोप में जाने के बाद क्या हुआ, सन 1934, ठीक है, 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करवाने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई, ठीक है। कब, 1934 में।
और टाइपिस्ट की जब ज़रूरत पड़ी तो इनका एक मित्र था, ठीक है, उन्होंने किससे मिलवाया, एमिल शेकल, ठीक है, एमिल शेकल नामक एक ऑस्ट्रेलियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी और उन दोनों ने सन 1942 में बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया और वियना में एमिल ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उन्हें पहली बार तब देखा जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी, यानी कि उस छोटी सी बच्ची जो है कितने दिन की थी, लगभग 4 ही सप्ताह की थी, ठीक है। और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, अनीता बोस रखा था, ठीक है, क्या नाम रखा था, अनीता बोस रखा था। और अनीता बोस के बाद अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथा कथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई तो अनीता लगभग कितने साल की थी, पौने 3 साल की थी, ठीक है, पौने 3 साल की थी। और उसी समय जो है इनका ताइवान में विमान दुर्घटना में क्या हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक। आगे देख लेते हैं 1938, देखिए 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई, ठीक है। उन्होंने उसे क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को चुना, लेकिन सुभाष चंद्र के जो गर्म मिजाज के थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ सामने फेस टू फेस लड़ते थे, तो ये सारी बातें उनको पसंद नहीं आई और इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे और सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए और उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन गांधी जी क्या थे, इससे सहमत नहीं थे, यानी कि इनकी जो है गांधी जी से पहले से ही नहीं पट रही थी, इन दोनों में अक्सर मतभेद रहता था, ठीक। अब बात आती है 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चंद्र चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके और ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहा। लेकिन जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे और गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए उन्हें पट्टाभी सीतारामैया को चुना और कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनने का निवेदन भी किया, ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भी चाहते थे कि कौन अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने और सुभाष को ही प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने और फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1377 मत मिले और गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जो है 203 मतों से चुनाव जीत गए थे और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, 203 मतों से चुनाव जीते। लेकिन जो चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को हार, ठीक, एक मिनट, लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब बात वहीं पर तो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ये बात और आगे बढ़ी और हुआ क्या कि सीतारामैया की गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बता करके अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीक़ों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और जवाहर नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे, ठीक। अब तो आगे क्या होता है, 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की और कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक
क्या हुआ न स्वतंत्रता संग्राम को ही और अधिक करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। ठीक है। अब अंग्रेज सरकार ने अब क्या हुआ कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर पार्टी जो स्थापना की थी, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया और 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले और शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। और ठीक है, यानी कि ये भेष बदलने में भी काफ़ी माहिर थे। ठीक, एक तरह से ये कह सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन छलिया थे। ठीक, और फिर जो है 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। ठीक है, देख सकते हैं ये इसी गाड़ी, इसके जो फिगर में दिखाई दे रहा है, इसी गाड़ी से वो भागे थे। ठीक, और जर्मनी से किससे मिले थे? एडोल्फ हिटलर से मिले। लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी और पुनः वे कहाँ चले गए? बर्लिन होते हुए सीधे कहाँ पहुँच गए? जापान पहुँचे। ठीक, जापान जब पहुँचे तो क्या हुआ? जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें क्या किया? सहयोग करने का आश्वासन दिया। अब बात है 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजम हिंद, जिसको कह सकते हैं स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने रहे। ठीक, और इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी थी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने रहे। ठीक है, यानी कि ये अपने आप में ही जो है एक सिंगापुर में अपनी एक खुद की हुकूमत स्थापित की और वहाँ के वो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, मतलब सर्वे सर्वा थे। ठीक, और आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फ़ौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था और आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाया था। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट? झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाया था उन्होंने। और भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान भी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से किया था। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये काफ़ी फेमस इनका जो है नारा है। और अपनी फ़ौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। और दोनों फौजों में अंग्रेज़ों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए और ये द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेता ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। ठीक है, कौन सा नाम दिया था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। और नाम दिया था। उसके साथ आगे क्या हुआ था कि दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, और लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे लौटना पड़ा था। फिर 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर नेता ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और तभी से गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। यानी कि नेताजी को नेताजी उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और इस सफ़र के दौरान, ठीक है, इस सफ़र के दौरान क्या हुआ कि इनका जो यान था, ठीक है, इनका जो यान था वो क्या हो गया? लापता हो गया। ये उसी समय वहीं पे गायब हो गए। ठीक, और ये कहाँ था? ये सूचना जो है कैसे पता चली? ये जब 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया।
ठीक है। इस आगमन में नेताजी की एक बड़ी बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू, यानी कि जापानी भाषा में कहते हैं ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनकी विमान दुर्घटना हो गया और विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई, पायलट तथा अन्य कुछ लोग भी मारे गए थे। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेकाजी मंदिर में रख दी गई और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 11 बजे हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे बीच के जो महान नेता थे जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो है बहुत ही मेहनत किया था, उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 18 अगस्त 1945 को ही हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ विभाग भी बनाए गए थे, कुछ अलग अलग पोस्ट बनाई गई थी इसका पता लगाने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस की जो है मृत्यु कैसी हुई थी, लेकिन आज तक जो है उन सभी तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, और ये एक तरह से पहेली बन के रह गई, असमंजस में लोग रहते हैं। तो इस तरह से ये एक पहेली है, कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसी तरह से गायब हो गए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री को ही देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कुछ इनकी मृत्यु को लेकर के आज भी विवाद है और जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनके शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले इनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उनके बाद रूस में नज़रबंद थे और यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। ठीक है, और नेताजी की मौत नहीं हुई इसके लिए जो है 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने का रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। ठीक है, अब आज आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पे, ठीक है, यानी कि 2018 में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे तिरंगा फहराया था और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती ठीक के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोगों का आज का ये वीडियो ख़त्म होता है और सुभाष चंद्र जी से संबंधित परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न रहेंगे वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।